नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, 24 घंटे में 23,189 नए केस, 84 मरीजों ने तोड़ा दम। जी हां दोस्तों, कोरोना के बेकाबू आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। महाराष्ट्र पर कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। सरकार की लाखों कोशिशों के बाद भी महाराष्ट्र में नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,189 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में साल 2021 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 23,70,507 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान यहां कोरोना से 84 मौतें हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 53,080 हो गई है। बुधवार को 9,138 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी के साथ राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 21,63,391 हो गई है। बात करें मुंबई की तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना के 2,377 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,49,974 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 8 लोगों की मौत हुई है। माया नगरी में कोरोना से अब तक कुल 11,551 मौतें हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी के पिटारे से घोषणाओं की बरसात, किसानों को 10,000 रुपए और 5 लाख लोगों को रोजगार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी ने घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग के लिए राहत और उपहारों की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो गरीब, किसान, महिलाएं और बेरोजगारों के उत्थान के लिए ज्यादा काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में ऐसी रोजगार युक्त योजनाएं चलाएंगी जिनसे बेरोजगारी की दर घटकर आधी हो जाएगी। नए कार्यकाल में 5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल के किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि और गांवों की स्थिति में सुधार लाने के लिए योजना चलाई जाएगी। किसानों को हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं गरीब SC/ST वर्ग के लिए ममता बनर्जी ने हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि विधवा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि हर घर को राशन मुहैया हो, इसके लिए राशन की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने लिया HHECI को बंद करने का फैसला, लंबे समय से थी घाटे में कंपनी। जी हां दोस्तों, घाटे में चल रही एक और सरकारी कंपनी को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 से कॉर्पोरेशन लगातार घाटे में चल रहा है। कॉर्पोरेशन इतनी आय भी नहीं जुटा पा रहा है कि अपने संचालन खर्चों को पूरा कर सके। सरकार का कहना है कि इस कंपनी को फिर से खड़ा करने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए कंपनी को बंद करना जरूरी था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कॉर्पोरेशन में 59 स्थायी कर्मचारी हैं और 6 मैनेजमेंट ट्रेनी है। सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट ट्रेनियों को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित तौर तरीकों के अनुसार स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कंपनी को बंद करने के इस फैसले से सरकारी खजाने में बचत होगी। इससे बीमार CPSE पर वेतन भत्तों के खर्च में कमी आएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 135 एनकाउंटर, पहली मुठभेड़ में मारा गया था सहारनपुर का बदमाश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सरकार हर मोर्चे पर किए गए अपने प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में लगातार बताने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ताबड़तोड़ 135 एनकाउंटर किए, जिनमें उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इनामी बदमाशों को मार गिराया गया।
यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पुलिस ने साल 2017 में पहला एनकाउंटर 27 सितंबर को मंसूर पहलवान का किया था, जो सहारनपुर का रहने वाला था। मंसूर 50,000 रुपए का इनामी बदमाश था, जबकि यूपी पुलिस का अभी तक का आखिरी एनकाउंटर इसी साल 2021 में मोती नाम के बदमाश का है। कासगंज में मुठभेड़ में मारे गए बदमाश मोती पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत बंद के साथ आंदोलन तेज करेंगे किसान, नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। जी हां दोस्तों, किसान नेताओं ने 26 मार्च के अपने संपूर्ण भारत बंद से पहले बुधवार को कहा है कि वह केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 12 बजे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों को होलिका दहन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बंद सुबह 6 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक रहेगा, जिस दौरान सभी दुकानें और डेयरी तथा हर चीज बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि हम 3 कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वह इन कानूनों को रद्द करेगी तथा एमएसपी के लिए लिखित गारंटी देगी। बंद का सभी मजदूर एवं परिवहन संघों, छात्र, युवा और महिला संगठनों ने समर्थन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करा रही है सरकार, 5 लाख तक का मिलता है फ्री इलाज। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने गरीब परिवारों को उचित इलाज देने के इरादे से आयुष्मान भारत योजना की 2018 में शुरुआत की थी। हाल ही में इस योजना को घर घर पहुंचाने के लिए आयुष्मान आपके द्वारा कैंपेन लॉन्च किया गया था, जिसने 14 मार्च को नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक ही दिन में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है। आपके द्वारा आयुष्मान अभियान इसी साल 1 फरवरी को लॉन्च किया गया था। केवल 14 मार्च को ही 8,35,089 लोगों ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार की इस योजना का फायदा पाने वाले लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। मुश्किल वक्त में ये योजना उन लोगों के बहुत काम आती है जिनकी हैसियत निजी अस्पतालों में इलाज कराने की नहीं होती। आयुष्मान योजना के लाभार्थी सरकारी अस्पतालों के अलावा देश के किसी भी निजी अस्पताल में भी इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बुर्का बैन नहीं करेगा श्रीलंका, पाकिस्तान सहित मुस्लिम देशों के विरोध के बाद सरकार ने पीछे खींचे कदम। जी हां दोस्तों, सरकार ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के मामले में यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान सहित मुस्लिम देशों के विरोध को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। सरकार का कहना है कि बुर्के पर प्रतिबंध का महज प्रस्ताव रखा गया था और इस विषय में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सर्वसम्मति बनने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर शरद वीर सैकरे ने शनिवार को कहा कि बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब विदेशी मंत्रालय का कहना है कि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया और यह महज एक प्रस्ताव था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खराब गाड़ियां बेचने पर ऑटो कंपनी की खैर नहीं लगेगा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, करना होगा रिकॉल। जी हां दोस्तों, अगर आपने कोई कार या बाइक खरीदी है और उसमें आई किसी खराबी को लेकर परेशान है या बार बार शिकायत करने के बावजूद ऑटो कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आपके राहत की खबर है। सरकार ने ऐसी ऑटो कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है जो खराब वाहन बेचते हैं या उनमें से किसी तरह की खराबी पाई जाती है। सरकार ने गाड़ियां बनाने वाली ऑटो कंपनियों और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। जो ग्राहकों को खराब गाड़ियां बेचते हैं उसे लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी खराब वाहन बेचेगी उसे उन गाड़ियों को वापस मंगाना होगा, यानी रिकॉल करना होगा। इसमें वो कंपनियां भी शामिल है जो गाड़ियों का इंपोर्ट करती हैं। अगर कोई ऑटो कंपनी खराब गाड़ी का रिकॉल नहीं करती है तो उस पर 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वर्क फ्रॉम होम से लोग हो रहे हैं परेशान, जताई ऑफिस से काम करने की इच्छा।
जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के बीच दुनिया भर में भले ही घर से काम करने का चलन बढ़ा, लेकिन एक साल के अनुभव के बाद बड़ी संख्या में लोगों को महसूस हो रहा है कि इससे उनके जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है और उनकी उत्पादकता भी प्रभावित हुई है। स्टील केस की तरफ से आज जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण ऑफिस के ज्यादातर कर्मचारियों ने साल में ज्यादातर समय घर से काम किया, जिससे व्यवसायों को उत्पादकता, जुड़ाव और इनोवेशन में हुई नुकसान के लिहाज से सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 562 अंक तो निफ्टी 189 अंक गिरा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों में आज मंदड़ियां हावी रहे और चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। इससे आज यानी 17 मार्च 2021 को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 1.12% यानी 562.34 अंक गिरकर 49,801.62 पर बंद हुआ। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के निफ्टी में 189.20 अंक यानी कि 1.27% की गिरावट दर्ज की गई, जो ये 14,721.30 अंक पर बंद हुआ। बैंकिंग, IT, ऑटो समेत ज्यादातर स्टॉक में बिकवाली का दबाव रहा, जिससे निवेशकों के 3.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं असम, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की या गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। मध्य भारत में 24 घंटों के बाद बारिश होने और गरज के साथ बौछारें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना 99 रुपए महंगा होकर 44,926 रुपए पर पहुंचा। चांदी 669 रुपए बढ़कर 67,304 रुपए पर पहुंची। जी हाँ दोस्तों, सोने की चमक एक बार फिर से बढ़ने लगी है। 24 कैरेट सोना 99 रुपए महंगा होकर 44,926 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 669 रुपए बढ़कर 67,304 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मार्च में ही खरीद डाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, अप्रैल से 20% बढ़ जाएंगे एसी, फ्रिज, LED टीवी के दाम। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों की दस्तक के साथ ही अगर आप एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल कंपनी 1 अप्रैल से एसी, कूलर, फ्रिज जैसे कई अप्लायंसेस के दाम बढ़ाने जा रही है। कच्चे माल की कीमतों में इजाफे के चलते ये बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ, सभी सरकारी बैंकों का नहीं किया जाएगा निजीकरण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुछ बहुत अच्छा है और कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, वही कुछ बैंक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे बैंक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। साथ ही साफ किया कि सरकार सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को उच्च स्तर के बैंकों की जरूरत है। हमने सरकारी संस्थानों को लेकर नीतिगत फैसला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने मर्जर का विलय भी सिर्फ इसलिए किया था ताकि छोटे बैंक मिलकर बड़े बन सकें और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका वित्तीय सेक्टर में मौजूद रहेगी, यानी सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि बैंक कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहे। बैंक ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी दूतावास का फरमान, मेड इन चाइना कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ही मिलेगा भारतीयों को चीन का वीजा।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति से लेकर दुनिया भर में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर चीन की भूमिका अभी भी संदिग्ध रही है। वुहान एनिमल मार्केट से लेकर वुहान लैब तक कई मामलों के जवाब मिलना अभी बाकी है। इसी दौरान अमेरिका और WHO को कई बार आंखें दिखा चुका चीन एक बार फिर सीनाजोरी कर रहा है। अपने ताजा तुगलकी फरमान में शी जिनपिंग प्रशासन ने कहा है कि उनका देश सिर्फ उन्हीं भारतीय नागरिकों को वीजा देगा जिन्होंने मेड इन चाइना कोरोना वैक्सीन लगवाई हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारत स्थित चीनी दूतावास की वेबसाइट पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। बीजिंग के इस फैसले के मुताबिक चीन के वीजा के लिए लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, क्योंकि भारत में अभी तक किसी भी चाइनीज वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है और इसकी वजह से कई लोगों ने चीनी दूतावास के फैसले पर नाराजगी जताई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले, इंडियन रेलवे का नहीं होगा निजीकरण। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे के निजीकरण को लेकर सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा और यह हमेशा सरकार के पास ही रहेगा। लोकसभा में रेल मंत्रालय के 2021-22 के डिमांड फॉर ग्रांट पर गोयल ने कहा कि यह हमारा प्रयास है कि भारतीय रेलवे देश के भावी विकास का इंजन बने। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चाहे अर्थव्यवस्था हो, यात्रियों की सुविधा हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, सरकार संवेदनशीलता के साथ सभी की मांगों को सुन रही है और उनकी आवश्यकताओं को समझ रही है। रेल मंत्री ने कहा कि कई नेताओं और सांसदों ने आरोप लगाया है कि हम भारतीय रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं और हम भारतीय रेलवे में विनिवेश कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और यह सरकार के पास ही रहेगा। ये भारत सरकार की संपत्ति है। यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।